आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उग्रवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन, और इस आंदोलन में आज चर्चा करेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा की। वो काठियावाड़ के निवासी थे और ब्रिटेन लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लॉ की डिग्री लेकर के वो भारत वापस आते हैं और उन्होंने यहां पर भारत की स्वतंत्रता के लिए रियासतों में काम शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि वो स्वतंत्रता का मामला था, इसीलिए अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंट जो थे वो उनसे क्षुब्ध होते हैं, नाराज हो जाते हैं। इसी बात से वो दुखी होकर के और फिर जो है वो लंदन लौट जाते हैं और वहां लंदन में वो जो है एक घर खरीदते हैं। उसका नाम था इंडिया हाउस। उस घर का नाम उन्होंने रखा इंडिया हाउस, और उसी इंडिया हाउस में वहां इंडिया होम रूल सोसाइटी, भारत स्वशासन समिति की स्थापना उन्होंने किया और वहीं पर उन्होंने इंडिया सोशलिस्ट नामक एक पत्रिका भी प्रतिपादित की। संपादन वहां से शुरू कर दिया और 1905 में उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था और छह फेलोशिप उन्होंने 1,000 रुपए की 6 फेलोशिप वहां से शुरू किया, छात्रवृत्ति, और उसी का लाभ उठा करके बी.डी. सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल वो लोग भी इंडिया हाउस मतलब लंदन पहुंचते हैं। तो बी.डी. सावरकर जो पूना के फर्ग्यूसन डिग्री कॉलेज से अध्ययन किए थे, 1904 में नासिक में मित्र मेला नामक एक संगठन की स्थापना उन्होंने किया था और मेजनी की तरुण इटली गुप्त क्रांतिकारी संगठन के आधार पर उन्होंने उस मित्र मेला को अभिनव भारत नामक संगठन में तब्दील कर दिया। और यहां पर चूंकि वो फेलोशिप जो 6 फेलोशिप उन्होंने चलाया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने उसी का लाभ लेकर के वो लंदन पहुंचते हैं इंडिया हाउस में, और उसके बाद वहां पर 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए वहां पर उन्होंने पत्रिका निकाली और तमाम भारतीयों को उत्साहित करने लगते हैं। और यहां से लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा भी उसी इंडिया हाउस में पहुंचते हैं। इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का एक हब बन गया और 1908 में जब बी.डी. सावरकर स्वर्ण जयंती मनाने के लिए द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक पत्रिका भी उन्होंने निकाला था, और जब इसकी जयंती मनाने लगते हैं तो मदन लाल ढींगरा या तमाम लोग जो थे उनमें एक जोश एनर्जी भर जाती है। और उसी समय एडीसी था इंडिया हाउस और उसका नाम था कर्जन वाइली, एडीसी था, और वो भारत सचिव भी था और उसकी गोली मार के हत्या कर दिया था मदन लाल ढींगरा ने। फिर उसके बाद वहां ब्रिटिश पुलिस का उस पर छापा पड़ता है और आपके जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे वो वहां से भाग करके पेरिस चले जाते हैं और बी.डी. सावरकर को वहां से आजन्म निष्कासन दे दिया जाता है। लाला हरदयाल वो अमेरिका चले जाते हैं। इस तरीके वहां से जो है वो भारतीयों का जो स्वतंत्रता संग्राम के भारत को आजाद कराने के लिए एक संगठन चला रहे थे, वो संगठन समाप्त हो जाता है।
इसी क्रम में हम लोग अब चर्चा करेंगे बंगाल में। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। तो बंगाल की जब अगर चर्चा करते हैं तो 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई और बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम का जो दायित्व था वो भद्र लोक समाज को जाता है और पी मित्रा, प्रमथनाथ मित्रा, जगदीश चंद्र बसु, इन लोगों ने मिलकर के अनुशीलन समिति बनाई। अनुशीलन समिति पहले वो उसमें अखाड़े में एक अखाड़ा था, वहां पर तमाम पहलवान इकट्ठा होते थे, लेकिन जब बंग भंग आंदोलन चला 1905 में, कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो वहीं पर स्वदेशी आंदोलन चलता है और बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हुए और बंगाल विभाजन का तगड़ा विरोध करते हैं और जिसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बांग्ला, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जनगणमन, इस सब आम लोग इसको पढ़ करके उत्साहित होते थे और भीड़ इकट्ठा होती थी और उसी में जो है ये अनुशीलन समिति और फिर उसके बाद युगांतर पत्रिका, युगांतर एक दल भी बन गया था और युगांतर पत्रिका भी थी, संध्या पत्रिका, और उसी में जो है बारिंद्र कुमार घोष ने भी जो है एक भवानी मंदिर नामक एक पत्रिका निकाली और उसी में एक और पत्रिका निकलती है बंगाली में मुक्ति पाथे कौन। मतलब इसका अर्थ हुआ कि मुक्ति किस मार्ग से, और चूंकि वहां पर जो तमाम क्रांतिकारी नवयुवा थे उनके मन में भारत के प्रति, देश को आजाद कराने के लिए जोश भरा गया और चूंकि वहां पर दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत होती थी तो नवयुवकों के अंदर मतलब स्वावलंबन, देशभक्ति, नियम संयम, ब्रह्मचर्य, शक्ति के लिए अवलंबन लेना कि किस तरीके हम अपने अंदर ताकत भरे, ऊर्जा ले आए और देश को आजाद कराएं। और उसके लिए फिर उन्होंने तमाम जो क्रांतिकारी थे नवयुवकों को बम चलाना, बारूद चलाना, बंदूक चलाना, राइफल चलाना, उनको ट्रेनिंग देने लगे। और ट्रेनिंग के बाद जो है अब ये हुआ कि पैसा कहां से आएगा, तो उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा वहां राजनीतिक डकैतियां डाली गई, कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी की गई और उसी समय मुजफ्फरनगर जो बिहार में पड़ता है, मुजफ्फरपुर और उसी के बाद एक और घटना होती है अलीपुर षड्यंत्र केस या अलीपुर षड्यंत्र केस। 1908 की बात है। ये किंग्सफोर्ड नामक दंडाधिकारी था, मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी किंग्सफोर्ड, वो छोटे छोटे अपराध के लिए बड़ी बड़ी सजाएं क्रांतिकारियों को देता था और उसी को मारने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को ये कार्य सौंपा गया कि आप इसको जान से मार डालेंगे और वो लोग बम से हमला करते हैं, लेकिन उस बग्घी में, उस रथ पर वो किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, बल्कि वो कैनेडी का वाहन था और कैनेडी के वाहन में 2 महिलाएं बैठी थी और इन लोगों ने उसमें बम मारा जिससे वो दोनों महिलाएं मर गई। बाद में ये दोनों क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी जो है वो जेल में आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए और उन पर मुकदमा चला। लेकिन मुकदमा जब चल रहा था, वो नौजवान जब जेल में था तो वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगा था और सबसे युवा क्रांतिकारी 18 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर
हंसी के साथ, मौज के साथ झूल गया। और उसके बाद कलकत्ता और मानिकटोला 2 स्थानों पर तमाम छापेमारी हुई। छापेमारी में कई क्रांतिकारी पकड़े गए और 34 लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। और उसी मुकदमे में 2 युवा क्रांतिकारी बारेंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष, अरविंद घोष और बारेंद्र घोष, ये 2 सगे भाई थे, घोष बंधु भी पकड़े गए और अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत उन लोगों पर मुकदमा चलता है। 1908 की ये घटना है। 1909 में जो सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई, उस पर हमला होता है, वो मारा जाता है। और फिर उसके बाद सरकारी जो वकील था, जो सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ता था, उसकी भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद तमाम जो है उस बंगाल में राजनीतिक हत्याएं अंग्रेजों की होती हैं। और मुकदमा चलता है अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत। और बाद में जो है वो अरविंद घोष और बारेंद्र कुमार घोष बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और फिर वहां से अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं और जाकर के पांडिचेरी में जो है अरविंद घोष सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और वहीं पर जो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं तो पंजाब में भी बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं। अजीत सिंह, बरकतुल्ला, लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। सरदार थे लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला, तीनों लोग मिल करके गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में करते हैं। और गदर का क्या अर्थ है? तो गदर का अर्थ है आंदोलन। और गदर कहां होगा? भारत में होगा। और किसके लिए होगा? भारत की स्वतंत्रता के लिए होगा। उन्होंने वहां पर एक पत्रिका भी चलाई जिसका नाम था गदर। और गदर के माध्यम से लाला हरदयाल ने विदेश में, उनका ये मानना था कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करना, उनको हथियार उपलब्ध कराना, उनको धन भी इकट्ठा कराना, मौका मिले तो भारत पर जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है उस पर अटैक करना। और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है 1914 से 1918 तक। और ये बात जब गदर आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को पता चलता है तो ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी सरकार को कहा और अमेरिकी सरकार ने लाला हरदयाल पर कार्रवाई की। और लाला हरदयाल वहां से भाग करके जर्मनी चले जाते हैं। और जर्मनी में बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वहां पर एक संगठन वहां पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए चला करते हैं। और उसका भारत में भी बड़ा प्रभाव पड़ा। तमाम सरदार जो है वो पंजाब में जो है क्रांतिकारी संगठन बनते हैं। और उसी में एक पंजाब के सरदार थे बाबा गुरदत्त सिंह। बाबा गुरदत्त सिंह जो है वो एक जापानी जहाज जिसका नाम था कामागाटा मारू किराए पर लेते हैं। और 351 सरदार और 21 मुस्लिमों को बैठा करके वो कामागाटा मारू जहाज को, पोत को वो
वैंकूवर, कनाडा का एक शहर है, वैंकूवर ले जाना चाहते हैं। और उनका उद्देश्य था कि जब ये लोग वहां जाएंगे तो स्वतंत्र वातावरण में जीवन जिएंगे, तब इनको पता चलेगा स्वतंत्रता होती क्या चीज है। तब जब स्वतंत्रता क्या चीज होती है तब ये भारत आएंगे, तो भारत को आजाद कराने में ये लोग बखूबी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जब ये लेकर के जहाज लोगों को बैठा कर चल देते हैं तो वहां पर ब्रिटिश सरकार वो कनाडा सरकार को पहले से अलर्ट कर देती है कि ये क्रांतिकारी वहां पर उतरने न पाए। जहाज पहुंच जाते हैं कनाडा हवाई पोत, मतलब समुद्र के किनारे, लेकिन वहां पर कनाडाई सरकार ने उसको वापस बैरक भेज दिया और वो जितने लोग थे सब पानी वाली जहाज से, पोत से वो कलकत्ता आते हैं। और फिर जो है वहां पर अंग्रेज अधिकारी बाबा गुरदत्त सिंह को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन बाबा गुरदत्त सिंह को पकड़ने में अंग्रेज नाकामयाब रहे। और जितने लोग थे 351 और 20 मतलब 21 मुस्लिम, 351 सरदार, उनको बैठा करके और उनको पंजाब ले जाया जाता है। और वो जो लोग आए थे उनके अंदर एक ज्वाला, अंग्रेजों के प्रति वैमनस्यता, घृणा उत्पन्न हुई कि यही अंग्रेजों की बदौलत हम वहां उतर नहीं पाए। तो लुधियाना में, पंजाब में, तमाम पटियाला में कई जगह जो है राजनीतिक हत्याएं होती हैं, कई राजनीतिक डकैतियां होती हैं। तो ये था हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन का बम और पिस्तौल की राजनीति, जिसे क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन यशपाल ग्रोवर और बिपिन चंद्रा ने अपनी पुस्तक में लिखा। उस क्रम में हम देखते हैं तो जब 1918 का राउलट एक्ट आता है, सर सिडनी राउलट की अध्यक्षता, तो उसके कारण जो है यहां पर बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के जो है वो तमाम लोगों को केवल एक शंका के आधार पर पकड़ लिया जाता है। और उससे होता क्या है कि शंका के आधार पर जब पकड़ लिया जाता है, उसी में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट कर लिया जाता है तो उनको छुड़ाने के लिए बैसाखी के पर्व पर जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा होने लगे। चूंकि बैसाखी का मेला था, लगभग 10,000 लोग इकट्ठा हुए और उसी में जलियांवाले बाग में काफी भीड़ हो गई। और देखते देखते होता क्या है कि जनरल डायर जो है वो बिना बताए उस बाग को चारों तरफ घेरवा लेता है। 2000 राउंड गोली उसने चलवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए, हजारों लोग मारे गए। और उसमें एक कुआं था, उस कुएं में 500-600 लोग गिर करके मर गए। ये बात वहीं पर भगत सिंह के चचेरे भाई उधम सिंह भी देख रहे थे। और उधम सिंह उस समय बचपना था उनका, और बाद में उधम सिंह इसका बदला लेने के लिए वो लंदन जाते हैं और वहां पर जनरल डायर को गोली मार करके वहीं उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर वहीं पर उनको पकड़ा जाता है और फिर उनको वहीं पर फांसी दे दी जाती है। इसी क्रम में महात्मा गांधी जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो, चूंकि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आ गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा गोरखपुर में एक स्थान पड़ता है, वहां पर भीड़ साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ऐसे करके भीड़ जो है जा रही थी। और उसी समय थाने के सिपाही, अंग्रेज सिपाही, उन्होंने हवाई फायर कर दिया। भीड़ जो है
क्रुद्ध हो गई और 21 सिपाही एक दरोगा को भीड़ ने पकड़ करके थाने में बंद करके आग लगा दिया और वो जल करके मर गए। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तब जो है तमाम युवा जो क्रांतिकारी थे, जो घर से निकल गए थे बोरी बिस्तर बांध करके कि अब हमको देश के लिए जीना है, वो लोग बड़ा दुखी हुए। और उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1923 में CR दास के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। लेकिन ये युवा जो है वो दुखी होते हैं और 1924 में HRA की हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA का गठन होता है कानपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, तमाम क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी जो है वो 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के निर्देशन में HRA का गठन होता है। और वहां ये हुआ कि हम लोग देश को आजाद कराने के लिए सशस्त्र क्रांति करेंगे, बम और पिस्तौल की राजनीति करेंगे। लेकिन ये हुआ कि पैसा कहां से आएगा, तो उसके लिए राजनीतिक डकैतियां शुरू की गई। और 9 अगस्त 1925 को एक डाउन ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, उसमें रेलवे का माल खजाना जा रहा था। और काकोरी लखनऊ से 20 किलोमीटर आगे पड़ता है। उसी स्थान पर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान, इनके साथ बहुत सारे लोग थे और डकैती डाले और उस माल खजाने को लूट लिए। लेकिन 34 से ज्यादा लगभग 50 लोगों को पकड़ा गया। तो कई लोग चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग निकलने में सफल रहे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये 4 लोग पकड़े जाते हैं। 4 लोग पकड़े जाते हैं और इनको जो है फांसी दी जाती है अलग अलग। राम प्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर में, तो किसी को गोंडा में, किसी को गोरखपुर में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में जिला कारागार में जो है इन लोगों को फांसी चढ़ा दी जाती है। फांसी से जो है क्रांतिकारी दबते नहीं हैं और जोश और जुनून के साथ देश को आजाद कराने के लिए इकट्ठा होते हैं। फिर 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन होता है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। और इसकी जो अगुवाई करते हैं भगत सिंह करते हैं। चंद्रशेखर आजाद इधर से उधर से आपके तमाम जो है क्रांतिकारी पहुंचते हैं। बंगाल से भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, सचिंद्र नाथ सान्याल, तमाम लोग। सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन। उस बंदी जीवन को पढ़ करके तमाम क्रांतिकारी जो नवयुवा थे उनके अंदर एक अंग्रेजों के प्रति घृणा फैल जाती है कि किस तरीके ये अंग्रेज हमारे देश को लूटते हैं, और उनको मारने के लिए युवा जो है उत्साहित हो जाते हैं। तो उसके बाद जब 1928 में वहां पर HSRA का गठन होता है, तो फिर साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा की, और 1928 में साइमन कमीशन आता है तो उसमें सारे लोग अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन जो है
वो पूरे भारत का भ्रमण करता है, लाहौर पहुंचता है और लाहौर में उसका बहुत विधिवत तरीके से बड़े उमंग के साथ लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया। साइमन कमीशन का तगड़ा विरोध किया, जिसके कारण वहां पर सैंडर्स नामक एक अंग्रेज पुलिस कैप्टन था और उसने बहुत सारी लाठियां लाला लाजपत राय के ऊपर बरसाई। लाला लाजपत राय 3-4 दिनों के बाद उनका प्राणांत हो जाता है और लाला लाजपत राय ने कहा कि ये एक एक लाठी जो मेरे शरीर के ऊपर पड़ी है, ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करे। और उसके बाद जो है भगत सिंह तमाम साथियों को लेकर के और जो उस समय दिल्ली जो विधानसभा इस समय है उसी में वो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के और उस पर बम मारते हैं। हालांकि वहां उस समय विधानसभा नहीं चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहरी कानून तक की आवाज जानी चाहिए और ब्रिटिश शासन जो है वो हिल गया और बाद में वो लोग पकड़े जाते हैं। उन लोगों के ऊपर लाहौर खड़ेद केस के तहत मुकदमा चलता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त राजगुरु 3 लोगों को फांसी दे दी जाती है। और इस फांसी से जो है क्रांतिकारी और जो है आगे वो बैठते नहीं हैं, उनके अंदर और ज्वाला धधकने लगती है। और फिर होता क्या है कि उससे जो है सचिन, वो एक जतिन दास थे, जतिन दास, और जतिन दास लाहौर में वो जेल में बंद थे और 64 दिनों की उन्होंने भूख हड़ताल किया और वहीं पर उनका देहावसान हो जाता है। और जतिन दास को जो है वो बाय ट्रेन जो है वो कलकत्ता ले जाया जाता है और हर स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी होती थी तो तमाम नवयुवा, तमाम लोग इकट्ठा होते थे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके का नारा वो लोग करते थे, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। और फिर उसके बाद कलकत्ता उनकी डेड बॉडी जाती है और वहां पर लाखों की भीड़ उनकी डेड बॉडी के साथ निकल जाती है। फिर उनके बाद उनका जो है दाह संस्कार होता है। इस तरीके जो 1931 में जो है वो लाहौर खड़ेद केस के तहत मुकदमा चला। अब फिर जो है अब जतिन दास भूख हड़ताल में उनका देहावसान हुआ। फिर आगे के क्रम में देखें तो 1935 का अधिनियम आता है और 1935 का भारत स्वशासन अधिनियम आता है। इसी के कारण उग्रवादी, क्रांतिकारी, आतंकवादी आंदोलन यहाँ पर शिथिल पड़ जाता है। तो आज यहीं तक वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। कंपटीशन की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है।